जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि ये पुलिस का प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज कह लीजिए चल रहा था, इसको देख रहे थे, तो इसके तहत सेट नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, डिफेंस के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी, और लेकिन लेवल इनका डिफेंस के लिए ही है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करिए प्यारा सा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा इजी है ये, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 को से। ठीक है, अच्छा, उस समय हमारे यहाँ लॉन्चर वगैरह तो थे नहीं, तो हम लोगों ने रसिया की मदद ली और उसके एक कासमास 30M 3M इसका रॉकेट लॉन्चर था, उसकी मदद से हम लोगों ने भेजा था। ठीक है, प्रक्षेपण वाहन से। यह अपने आप बहुत ही बेहतरीन खगोल शास्त्री थे, उन्हीं के नाम पे आर्यभट्ट रख दिया गया। तो ये भारत का पहला सैटेलाइट था। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के सेल यानी रॉक्स में पाई जाती हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर चुन लीजिए और आप लास्ट में बताइएगा आपके कितने सही थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परतदार सेल। ठीक है, परतदार सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो आपने आंसर चुन लिया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली नाइट्रोजन है ना, 78%। इसका भी 21% होता है। मोटा मोटी हम लोग आंकड़े, रफ आंकड़े देख रहे हैं, तो ऐसे तो 20.7 करके कुछ है। ठीक है, 20.7% के आसपास। इसका 78.3 है, कुछ ऐसे करके, है ना। मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ। हाँ, इसका जरूर याद कर लीजिए, 0.03% CO2 का। ठीक है, तो रफ आंकड़े ही याद कर लीजिए, इससे अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं। तो करेक्ट आंसर नाइट्रोजन ही होगा, बस सीधी सी बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करता है? ऑप्शन व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा, ध्रुवीय हवा। क्या हो जाएगा? ठीक, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाएं। देखिए, एक बार मानसून जो है आता है और दूसरी बार जब लौटता है तो भी यानी कि हम कहें तो दिशा तो बदल ही रहा है ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना घटिया मैं बनाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से जो पवनें हमारी चलती हैं, चूंकि ये सब हिमालय है, ठीक है, तो यहाँ से पवनें हमारी चलेंगी, ये फिलहाल ऐसे जाएंगी, इधर जाने के बाद फिर वापस लौटती भी तो हैं, तो इसलिए ये 2 बार हो गया। ठीक है, ऐसे से लौटेंगी, इधर से जा रही हैं, तो इसलिए इसको हो जाता है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलना है ना। ठीक है, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियतवाही हवाएं। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछता है, और पूछने का मतलब क्या है, ये 2013 में आया हुआ जो सेट है वही है। ठीक है, अभी 1-2 दिन जो है 13 का कैसा था ये हम लोग देख ले रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट तो चलता ही रहेगा। तो कुल मिला के ये भी
आपका प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज ही है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर चंद्रमा का ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण है ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और इस पे चंद्रमा का अपना कक्ष है, चंद्रमा जा रहा है, और देखिए यहाँ पे जब आया तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं, है ना, ग्रेविटी की वजह से। तो लेकिन एक मोशन की वजह से प्रतिकर्षित भी होते हैं, तो चिपकते तो है नहीं, इसीलिए लाइन पे फिक्स है। लेकिन हाँ, पृथ्वी की जो यहाँ पे जब यहाँ आएगा तो तरल पदार्थ कम से कम वो आकर्षित कर ही लेता है। जब ये आया इधर इतना पानी वाला स्तर उड़ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जब आ जाएगा तो ये वाला, चूंकि ये जो आया था तो यहाँ पे क्या आ गया, भाटा, और जब चंद्रमा अब इधर चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आ गया पानी, वो क्या हो गया, अब ज्वार बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन होने लगेगी। ठीक है, ऐसे इसीलिए होता है 24 घंटे में, तो गुरुत्वाकर्षण ही है। गोबी, कालाहरी, अटाकामा, सहारा, ये सब क्या है? ये देखिए पक्का बता रहा हूँ, सहारा ना देता ना तो ये टफ बन जाता। फिलहाल ये सारे के सारे, हाँ पहले ये बताइए आपका कौन सा सही है जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुस्थल। ये सारे के सारे गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये सारे के सारे क्या है, डेजर्ट है, मरुस्थल है ना। तो ये सारे के सारे मरुस्थल हैं और सब अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं आमतौर पे, है ना। पश्चिमी एशिया से उधर वाले क्षेत्र में सब हैं, और इसमें जनजातियां भी पाई जाती हैं। फिलहाल जनजातियों का मसला अलग है, वो देख लीजिएगा, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं तो ऋषभदेव, महावीर, स्वामी पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ, कौन से? जी बहुत आसान है, करेक्ट आंसर पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे, ये 24वें हैं, और ये 9वीं हो जाएंगी गी या गे, पता नहीं। देखिए इसमें बड़ा डिबेट है मल्लिनाथ के लिए। मल्लिनाथ के मामले में बड़ा मामला गड़बड़ चलता है। देखिए जब जैन धर्म 2 भागों में टूट गया, है ना, महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे आमतौर पे, तो एक तो साउथ इंडिया में चले गए, फिर वापस आए अकाल वगैरह कारण, और फिर एक तो वही रहेगा। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि 2 में बट गए, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर। तो इन दोनों में बड़ा मामला बिगड़ गया, भेदभाव ज़्यादा होने लगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो श्वेतांबर मानते थे कि ये जो है पुरुष महिला है, दिगंबर मानते थे पुरुष है। ठीक है, इनके हिसाब से महिलाएं और तीर्थंकर नहीं बन सकती, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि इनके रूल्स थोड़े कठोर थे। तो ये चीज़ें थी, और फिलहाल ऐसे आएगा तो आप महिला ही लगाएंगे, और नाम से आ जाए दिगंबर क्या मानते थे, श्वेतांबर, तब आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी के बारे में तो सब जानते हैं, इनका तो अलग विषय वस्तु है ही है। चलिए फिर करेक्ट आंसर हम लोग का पार्श्वनाथ हो गया था, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका मतलब शुरू बनाती होगी, तो कौन सी नदी है भाई? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा शुरू बनाती है। और इसकी जो देखिए ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से, इसकी लंबाई 13-12 है। ठीक है, 13-12 किलोमीटर। और यहीं पे कावेरी की बात कर लिया जाए तो जो कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर है, साउथ इंडिया की नदी है ये, और तमिलनाडु और कर्नाटक में बड़ा विवाद चलता है इसके लिए, सदा नीरा यह नदी है ना। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है ना कावेरी नदी, और फिर साउथ इंडिया की ओर नीचे बहना शुरू हो जाती है। गंगा तो जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है ना। तो ये गोमुख धाम से निकलती, गंगोत्री से निकलने वाली, कुल मिला के इसके बारे में बात
क्या करें, तो सब इजी है। फिलहाल महानदी के बारे में थोड़ी सी बात करें कि इसकी लंबाई वगैरह के। देखिए महानदी में स्पेशल क्या है, महानदी एक ऐसी नदी है जो निकलती तो है मतलब सारी की सारी नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, समझ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग लगभग सारी नदियां। लेकिन ये जो है ना उल्टा, यहाँ निकलेगी और इधर बहना शुरू होगी, और सारी की सारी कुछ ऐसी ऐसी निकल रही हैं, ऐसे ऐसे बह रही हैं, यहाँ से निकली ऐसे बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं, लेकिन ये निकलती तो वापस इधर को बहती हैं। तो ये क्वालिटी है ना। और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के सिहवा एक रायपुर है, वहाँ से निकलती है और फिर बहना शुरू होती है, बंगाल वाले क्षेत्र से होते हुए निकल जाती है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से, ठीक है। और इसकी लंबाई जो हो जाएगी 885 किलोमीटर, ये याद रख लीजिएगा। फिलहाल करेक्ट आंसर क्या था हमारा, नर्मदा, क्योंकि वो अरब सागर में जाकर गिरती है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन ML वल्सम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू, के मलेश्वरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू, ठीक है, ये याद रखेंगे। कमलजीत संधू जो है सबसे पहले 1992 में इन्होंने 400 मीटर में, और हाँ इनकी टाइमिंग क्या थी, 57.3 सेकेंड में इन्होंने स्वर्ण जीता हुआ था, ठीक है, जो बैंकॉक में हुआ था वो गेम। तो ये चीज़ है। और हाँ ये पंजाब से हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए थोड़ा सा हिंदी का आ गया इसमें, और हाँ हिंदी का बिल्कुल प्रैक्टिस सेट आपको अलग मिलेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। तो जुड़ते रहिए, फटाफट लोगों को जोड़िए, मैथ्स, रीजनिंग और GS के साथ साथ हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी क्या करें कि क्या और चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो हाँ नीलकंठ में कौन सा समास होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या होना चाहिए? द्वंद्व, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। चुन लीजिए ना फटाफट से आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि ऐसा है ना, देखिए कर्मधारय हो गया, कर्मधारय का भी ये बहुब्रीहि लेकर चला जाता है। आमतौर पे द्विगु समास का भी जो होते हैं बहुब्रीहि लेकर चला जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए जहाँ पे द्विगु समास बन रहा हो और वहाँ पे भी बहुब्रीहि समास बन रहा हो, दोनों चीज़ें हो तो हमें बहुब्रीहि समास को ही लगाना चाहिए। कर्मधारय बन रहा हो और बहुब्रीहि बन रहा हो तो बहुब्रीहि ही लगाना चाहिए हमेशा। देखिए नीला है कंठ जिसका, है ना, तो ऐसे हो गया बहुब्रीहि समास। कर्मधारय मतलब नीला कंठ है, ये भी एक बन सकता है अगर बहुब्रीहि ना हो तो ये भी हमें ध्यान देना है। अब जैसे कि कर्मधारय में क्या है, पेन कहाँ है मेरा, उसने तो काम कर रहे हैं, बंद किया भाई। फिलहाल द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बीच में और छिपा हुआ होता है, ठीक है। ये पेन पे पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है यार। चलिए जब तक देखते हैं। द्वंद्व समास में क्या होगा, इसमें जैसे रात दिन, है ना, ये सब चीजें होंगी, और बीच में यानी कि हम कहते तो हाइपर वाला चिन्ह होता है आमतौर पे, सुख दुख ये सब चीजें होती है। द्विगु में क्या होता है, स्टार्टिंग में नंबर होना चाहिए, है ना, जैसे तिराहा, चौराहा, षठभुज, ये सब चीजें हो सकती है। जैसे मैं कहूँ जैसे दशानन हो गया,
त्रिलोकी हो गया, ये सब चीज़ें ऐसे अगर हो जाए तो दशानन, त्रिलोकी, ये सब बहुव्रीहि में चले जाते हैं। और कर्मधारय में जैसे चिड़ी, मार इत्यादि ये सब हो गए तो कर्मधारय में हो जाएगा। और चलिए, अच्छा पेन तो काम कर नहीं रहा है। ये उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना % है? तो देखिए, कुल अकेले उत्तर प्रदेश की जो, हाँ पहले आप अपना आंसर सुन लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.4%। और ये 2011 की बात है, ठीक है। लिख पाने में मुश्किल हो रहा भाई, माउस चल तो बढ़िया चलेगा नहीं, ठीक है फिलहाल। और हाँ, अब तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उस समय की जो जनसंख्या है 121.5 करोड़ है टोटल। अब चूँकि अभी कुछ दिन बाद फिर से जनगणना होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और उसके तहत जो यूपी की जनसंख्या है वो है 19.98 करोड़, है ना। तो इसलिए वो 16.4% पे जाके बनती है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, एमएल जय सिंह, रमन लांबा। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। और कितना आपके सही हुए ये भी बताएं। कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बताएं। तो और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने नहीं किया हुआ है। और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, देखते रहिए प्रैक्टिस सेट, तैयार रहिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।